हेलो एवरीवन। आज मैं स्नेहलता अपने जो लेक्चर है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के साथ, जिसमें कि हमारा यूनिट जो सेकंड चल रहा है, जिसमें कि फोर्थ लेक्चर हम करने जा रहे हैं और जिसका जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी वाइड है। जैसे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर कि टॉपिक का हमारा नाम है डिस्क्राइब द emergence of education as a basic discipline based on anthropology, philosophy, psychology, psychobiology, sociology, geography, history and political science etc. Means to say कि जो हमारा शिक्षा है एक आधारभूत अध्ययन विषय के रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं, उसका उदय कैसे हुआ और इसका जो है वो मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान जो है और समाज शास्त्र, मनोजीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सभी चीजों पर क्या है, ये चीजें सारी मिली हुई हैं और ये मिल करके एक आधारभूत विषय का निर्माण करती हैं, जिसको कि हम एजुकेशन के अंदर स्टडी करते हैं। और इन सब चीजों के साथ एजुकेशन का जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे हम एजुकेशन को एक अध्ययन विषय के रूप में इन सभी विषयों को शामिल करते हुए अध्ययन करते हैं, इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये क्वेश्चन है बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं जैसे कि करते हैं कि हम एक क्वेश्चन को 16 मार्क्स के अंदर भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि आपका पेपर 40 नंबर का है ये, तो इसमें हम जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन हम इसको लेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयारी करें तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन में जो है वो आपका मेन जो है वो एजुकेशन का उदय कैसे हुआ है ना, मेन बात यही आएगी। उसके बाद जो है वो कौन कौन से चीजें हैं जो हमारी एजुकेशन को प्रभावित करते हैं, हम उन चीजों को पढ़ेंगे और जो कुछ एक जो मेन तत्व हैं जो इसकी संरचना को बनाते हैं या जो इन प्रभावकारी कारक हैं जो इन एजुकेशन पर हमारे इफेक्ट डालते हैं, हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली कहें कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का उदय एक अध्ययन विषय के रूप में हुआ है, हम सभी जानते हैं, लेकिन शिक्षा का अध्ययन विषय के रूप में जो उदय हुआ है उसके पीछे क्या है, अनेक विषय हैं और अनेक विषयों से प्रभावित होकर ही ये जो एजुकेशन है अपने आप में क्या है, एक अलग सब्जेक्ट बन के आया है। शिक्षा का उदय क्या है, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, ये जो सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको सारे बताए, इनसे प्रभावित होकर के ही बनना है, ठीक है। शिक्षा क्या है, हमें सबको पता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, समाज के अंदर ही व्यक्ति का अस्तित्व है। तो क्या है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हमारे बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो समाज पर ही आधारित होते हैं और शिक्षा का उद्देश्य होता है मेनली बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और समाज की भलाई के लिए काम करना, सिंपल बात है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना या ऐसी क्षमता उत्पन्न करना जिससे कि क्या है वो समाज की भलाई के लिए काम बने, बनाई के समाज की जो भलाई है उसके लिए वो काम करे और खुद का विकास करे, ठीक है। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है, क्योंकि व्यक्ति जब खुद का विकास करता है तो साथ ही साथ क्या है, समाज का विकास भी हो रहा होता है। और जो किसी भी समाज में चाहे हम रह रहे हों, वो हम समाज जो है वो हमारा जो देश है न केवल, बल्कि जो विदेशी लोग भी हमारे संपर्क में होते हैं या जो वैश्विक लेवल पर जब हम मानवता के कल्याण की बात करते हैं तो वो हमारे शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा कि जो शिक्षा है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बहुत सारे कारक हैं प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कौन कौन से कारक कहेंगे हम, फर्स्टली हम इसमें बात करेंगे मानवीय व्यवस्था के सिद्धांत। मानवीय व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था क्या होती है, जो हम क्या है, सभी मानव है ना, तो हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है वो किस प्रकार से चलता है। तो ये जो मानवीय व्यवस्था के सिद्धांत हैं सबसे पहले जो है वो ये हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा हम उसमें आएंगे फिलोसॉफिकल या दार्शनिक कारक, जिसको हम कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे दार्शनिक कारक हैं जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ठीक है। थर्ड इसके अंदर हम बात करेंगे ऐतिहासिक कारकों की। ऐतिहासिक कारक,
कि इतिहास की भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जिससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि वर्तमान क्या है, वर्तमान जो है वो जो हमारा पास्ट है उसी से प्रभावित होकर के हमारा प्रेजेंट बनता है ना, कि हमारा जो है वो देश के अंदर या हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, हमारा जो इतिहास वहां पर कैसा रहा, वैसा ही जो है उसी से प्रभावित होकर के उसी के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान में जो पॉलिसीज हम एजुकेशन के अंदर शामिल करते हैं वो उसी की देन होती है। तो ये जो ऐतिहासिक कारक हैं ये भी जो है वो एजुकेशन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। फिर हम इसमें फोर्थ बात करें, फोर्थ पॉइंट, आई थिंक मुझे जो है वो ऊपर वाला टॉपिक डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है ना, फिर भी कौन कौन से कारक हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रख करूंगी तभी जो है वो लिख पाएंगे। हमने जो है वो एजुकेशन को कैसे जो है इमरजेंसी के रूप में जो कैसे हमने किस किस के साथ किस किस पर आधारित है, हमारा डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइकोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल जो है साइंस। ठीक है, हमने इस संदर्भ में जो है वो अपनी एजुकेशन को क्या करना है, अपनी एजुकेशन को हमने स्टडी करना है एक अध्ययन विषय के रूप में। अभी मैं आपको फटाफट करवा रही हूँ, थोड़ा सा टॉपिक को मैं निजी डिलीट कर रही हूँ क्योंकि आपको बारी बारी दो चीजें मुझे समझानी है वो रफ करनी पड़ रही है, इसलिए इस अव्यवस्था से बचने के लिए थोड़ा सा देखिए हमने 3 पॉइंट किए, मानवीय व्यवस्था के सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, फोर्थ है हमारा भौगोलिक सिद्धांत। भौगोलिक सिद्धांत जो हमारे देश की संरचना है, भौगोलिक व्यवस्था है, उसी के अकॉर्डिंग ही क्या है हमारी जो शिक्षण व्यवस्था चलती है। अगर किसी ऐसे क्षेत्र में हम रहते हैं जहां पर क्या है, जहां का बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या जो पहाड़ी एरिया है या जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहां पर क्या है हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है स्टूडेंट्स वो क्या है बाधित हो जाती है। वहीं अगर हमारी भौगोलिक व्यवस्था क्या है शिक्षा के अनुकूल है, तो उस समय में क्या होगा, जो हमारी शिक्षा के परिणाम हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति जो है वो जल्दी होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक कारकों की कि कौन कौन से सामाजिक कारक हैं जो कि हमारी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो समाज के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, समाज के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं और बहुत सारी क्या है, समाज हमारा कई बार क्या स्टीरियोटाइप भी होता है, रूढ़िवादी भी होता है, जिसके अंदर जो है वो हमारी अनेक कुप्रथाएं होती हैं, जिससे क्या है समाज का जो एक रूप है वो एक जो होना चाहिए वो नहीं होता है, बल्कि वहां पर कुप्रथाएं जन्म ले लेती हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गया या लड़कियों को ना पढ़ाना हो गया या नशाखोरी हो गया या कुछ भी हो गया, है ना। तो ये जो व्यवस्था है ये भी हमारी शिक्षा को जो है वो प्रभावित करती है। अगर हमारा सामाजिक जो सिस्टम है वो सही है, ठीक है, हमारी व्यवस्था के अनुकूल है, जो शिक्षण उद्देश्य हमने निर्धारित किया अगर उसके अनुकूल है, तो जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति क्या है अवश्यंभावी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं वैज्ञानिक कारकों की, कि जो वैज्ञानिक कारक हैं हमारे वो भी हमारी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हम कारक वर्ड नहीं यूज करें तो बेटर है। वैज्ञानिक का मतलब होता है कि जब हम किसी भी काम को साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वैज्ञानिक कारक बन जाता है ना। मतलब कि जिसके अंदर नई नई पॉलिसीज हो, नए नए तरीके हों काम करने के, शिक्षण विधियां हमारी नई हों, और हम जो समाज में जो या अन्य जहां कहीं भी हम उसकी तुलना करें वहां पर जिस सिस्टम से काम हो रहा है हम अपने आप को अपडेट करते हुए उस काम को करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, नए तरीके से किसी काम को करें, तो वो जो है वो भी क्या है हमारी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाता है। उसके बाद फिर भाषाई कारकों की बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है भाषाई कारक। भाषाई कारक यानी कि भाषा के आधार पर जब हम देश के अंदर व्यवस्था बनती है तो वो भी हमारी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करती है, क्योंकि भाषाएं क्या है, भाषा हमारी जैसे राजभाषा राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, कई प्रांतों की राष्ट्रभाषा तो सेम रहेगी, लेकिन जो हमारी भाषा मातृभाषा है वो बदल जाती है कहीं पर, है ना। तो जैसे कोई कर्नाटक में पढ़ने वाला बच्चा है, कोई बंगाल में पढ़ने वाला बच्चा है, कोई महाराष्ट्र में पढ़ने वाला बच्चा है,
तो क्या होता है कि देश के अंदर जब परिस्थितियां ठीक ठाक होती हैं, भाषा के आधार पर मन मुटाव नहीं होते हैं, लोगों में आपसी झगड़े नहीं होते हैं, तो एक व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनती है एजुकेशन की। लेकिन कई बार क्या है कि भाषा के आधार पर लोग लड़ने लगते हैं, और जिससे क्या है कि कोई स्टेट के आधार पर जो है वो राज्य की मांग करता है, कोई जो है वो भाषा के आधार पर अलग स्टेट की मांग करता है, या कोई अपनी भाषा को जो है वो स्टेट की भाषा को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहता है। तो वहां पर जब ये जो सिचुएशन जब देश के अंदर आ जाती है, तो उससे क्या है जो देश के एजुकेशन सिस्टम है वो प्रभावित होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं पारिस्थितिक कारकों की। पारिस्थितिक कारक, ये सब देखा जाए तो देश की परिस्थितियां ही हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। पारिस्थितिक कारक जो है ये भी जो है वो हमें प्रभावित करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को। अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो क्या होगा, शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं किसी खास समय में, तो वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो सही से नहीं चलेगा। उसके बाद 9 पॉइंट इसमें हम करते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, हर काम को करने के लिए हम सभी जानते हैं कि हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो आर्थिक कारक हैं हमारे, वो भी हमारी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे देश के अंदर अर्थ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो हम शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और शिक्षा पर खर्च करने का मतलब क्या हुआ कि जो बजट शिक्षा को जाएगा, उससे जो हमें शिक्षा से संबंधित जो मटेरियल हमें चाहिए वो हमें मिलना शुरू हो जाता है ना। चाहे संस्थान है, चाहे हमारा अच्छा करिकुलम है, अच्छी पाठ्य पुस्तकें हैं, अच्छे अध्यापक हैं, है ना, अच्छी शिक्षण विधियां हैं। अगर अर्थ होगा, पैसा होगा, तो सारी ही चीजें जो है वो हमें प्रॉपर रूप से हमें हमारी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना। तो जो आर्थिक कारक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है, क्योंकि हर काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो ये जो सिस्टम है, इकोनॉमिक जो फैक्टर है, और फिर इसके बाद इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है राजनीतिक कारक, कि जिस प्रकार का जो राजनीति है देश के अंदर हमारे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या होंगे, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे। राजनीति, अगर हम लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर, तो क्या होगा, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, प्रजा का राज, है ना। तो जो व्यक्ति हमारी सरकार जो है, जो हमसे हमारे द्वारा चुन के आती है, तो उसमें क्या है, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हर चीज की। ठीक है, और वहां पर हर व्यक्ति को अपने विचार एक सीमा तक जो है वो इकट्ठे कर ना होके, जो एक सीमा तक हमें अपने विचार व्यक्त करने की आजादी होती है ना। तो इस तरह का जब एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ का जो सिस्टम है, अगर लोकतंत्र है, तो वहाँ शिक्षण व्यवस्था अच्छी होगी। वहीं अगर हम डेमोक्रेसी के बजाय एक तंत्र प्रणाली है, तानाशाही है, या ऐसा कोई सिस्टम है, तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर जो है वो अकॉर्डिंग टू दी पॉलिटिकल सिस्टम ही वहाँ का शिक्षण व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी शिक्षण व्यवस्था को या एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला था हमारा मानवीय व्यवस्था के सिद्धांत, दूसरा फिलोसॉफिकल फैक्टर या दार्शनिक फैक्टर, तीसरा हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर ऐतिहासिक, और फोर्थ हमारा भौगोलिक या ज्योग्राफिकल, फिर हमारा सोशल साइंटिफिक, ये फिर लैंग्वेज के आधार पर हो गया हमारा लैंग्विस्टिक फैक्टर्स, फिर हमारा ये इकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, पारिस्थितिक तंत्र जिसको कहते हैं, पारिस्थितिक कारक जिसको कहते हैं, फिर हमारा इकोनॉमिक हो गया, और इकोनॉमिक फैक्टर के बाद हमारा हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कॉमन फैक्टर्स जो हमारी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब हम अगर इनको वर्गों में बांटे, तो हम इनको 3 वर्गों में मेनली बांट सकते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें आएगा संरचनात्मक कार्य, संरचनात्मक यानी कि जो संरचना है हमारे देश की या हमारी व्यवस्था की, वो मेन इसमें आएगा। फिर है जो दूसरा इसमें कार्यपरक कारक आएंगे, कार्यपरक कारक, जो कार्य व्यवस्था है, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे। और थर्ड इसमें आएंगे मिश्रित कारक। इन तीनों के आधार पर मेन पॉइंट्स को बांटा गया है, जिनमें पॉइंट्स यही सेम रहेंगे, लेकिन कुछ जो है वो हमारी संरचना पर जाएंगे, संरचनात्मक कारकों में जाएंगे, कुछ कार्यपरक कारकों में आएंगे, और कुछ जो है वो क्या है, मिश्रित कारकों की श्रेणी में जिनको शामिल किया जाएगा।
ठीक है। तो ये जो प्रभावशाली कारक है, अब जो संरचनात्मक कारक हैं उनमें कौन कौन से आएगा? मेनली जो देखिए शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, इसकी संरचना को प्रभावित करते हैं। ये कारक क्या है? शिक्षा के सैद्धांतिक प्रारूप, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है एजुकेशन का, उसको प्रभावित करते हैं। कौन से कारक? संरचनात्मक जो कारक हैं वो किस चीज को? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हमारे जो है वो या सैद्धांतिक पक्ष को प्रभावित करते हैं। और ये कारक कहते हैं कि शिक्षा का जो है शिक्षा का जो सैद्धांतिक प्रारूप है उस राष्ट्र के दर्शन का निर्धारण करता है। कि जैसे थ्योरी होगी, जैसे सिद्धांत हम अपने एजुकेशन में बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? वो दर्शन पे ही बनाएंगे, या दर्शन के अकॉर्डिंग ही हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। कि जैसा हमारा फिलॉसफी होगा, जैसा हमारा दर्शन होगा, वैसे ही थ्योरीज डेवलप हम करेंगे। और जो कि क्या है, जो दर्शन शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो करिकुलम है, डिसिप्लिन है, टीचर है, स्टूडेंट है, जो इन सब की जो भूमिकाएं हैं अलग अलग, उनका निर्धारण करता है। ठीक है। तुलनात्मक शिक्षा के जो प्रभावकारी कारक हैं संरचना वाले, उनमें से मेनली हम जिन चीजों को शामिल करेंगे उसमें फर्स्ट हमारा रहेगा मानवीय कारक। इसको मुझे रफ करना होगा थोड़ा सा। मानवीय कारक होंगे इसमें। मानवीय कारक क्या होते हैं? कि जो जिस देश के अंदर जो मानव हैं उनकी संरचना का कैसा है, ठीक है, कि कौन जो है वो कितनी मात्रा में है, उनका एजुकेशन का स्तर कैसा है, उनकी काम करने की परिस्थितियां कैसी हैं, ठीक है, और किस एज के जो लोग हैं, किस कैटेगरी के जो लोग हैं देश के अंदर क्या है, किस तरह से है, कितनी संख्या में है, ये चीजें भी बहुत चीजें जो संरचना के अंदर हमें मेनली प्रभावित करती हैं, उसमें हम देखेंगे। इसमें पहला हमारा हो गया मानवीय संरचना के कारण, संरचनात्मक कारकों की अगर हम बात करें, इसको भी मैं रफ करती हूँ ताकि किसी कंफ्यूजन न रहे किसी प्रकार की। कारक यही है सारे के सारे, लेकिन क्या है, हमने इनको तीन कैटेगरी के अंदर बांट दिया है। संरचनात्मक कारक, कार्यपरक कारक, और थर्ड हमारा हो गया इसमें मिश्रित कारक, है ना। जो संरचना को प्रभावित करे वो संरचनात्मक कार्य, जो कार्यों को निर्धारण में हमारी सहायता करे वो हमारे कार्यपरक कार्य। ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा देखें तो संरचनात्मक कारकों में क्या आएगा? पहला हमारा हो गया संरचनात्मक में आ गया हमारा, संरचनात्मक में पहला हमारा कारक आ गया इसमें मानवीय कारक। पहला हमारा हो गया मानवीय कारक। मानवीय कारक इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ अभी भी। सेकंड हमारा इसमें कौन सा आएगा? सेकंड इसमें हम इंक्लूड करेंगे दार्शनिक कारक। जो दर्शन है वो जो है किस प्रकार से हमारी व्यवस्था को प्रभावित करता है, दार्शनिक कारक आ गया। थर्ड इसमें क्या आ गया? थर्ड इसमें आ गया ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक कि किसी भी देश का जो इतिहास कैसा रहा है, कोई देश कैसे किस तरह का वहां पर इन्वायरमेंट रहा है, कि कोई देश पराधीन रहा है या कोई देश शुरू से ही आजाद रहा है, या किस प्रकार की वहां पर एनवायरनमेंट है, वहां पर शांति है, या पहले वहां पर युद्ध हो चुके हैं, विश्व युद्ध हो चुके हैं, या आपसी द्वेष है, किस तरह का इतिहास किसी भी देश का है। ठीक है। ये भी जो है वो उस देश की शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करता है, एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो फिर हमारा आता है भौगोलिक कारक। ये हम एक बार कर चुके हैं सारे स्टूडेंट्स, लेकिन हम इनको क्या कर रहे हैं, कैटेगरी के अंदर अलग अलग इनको बांट रहे हैं। भौगोलिक कारक हो गया। उसके बाद सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं कि समाज की जैसी व्यवस्था होगी वैसा ही जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम बनेगा। ठीक है। फिर 6 पॉइंट इसके अंदर एक और इंक्लूड शामिल करेंगे, वो है पारिस्थितिक कारक। पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल जिसको कहते हैं, वो वाले कारक जो है वो उसकी कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे संरचनात्मक कारक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करें कार्यपरक कारकों की। तो कार्यपरक कारक कौन कौन से हैं हमारे? कार्यपरक कारक फर्स्ट इसमें हम कौन कौन से शामिल करेंगे? कार्यपरक कार्य में ये थे हमारे संरचनात्मक कारक। कार्यपरक कारकों में हम शामिल करेंगे मनोवैज्ञानिक कारक, वैज्ञानिक कारक। सबसे पहले
वैज्ञानिक कारक इसमें शामिल करेंगे, जिसमें भी आगे हमने टर्म्स में इसको बांटा है। फर्स्ट है हमारा वैज्ञानिक कारक। सेकेंड, वैज्ञानिक कारक को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? मनोविज्ञान, तकनीकी। पहला हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वैज्ञानिक कारक की श्रेणी में आता है स्टूडेंट्स। मनोविज्ञान, उसके बाद तकनीकी, जो टेक्निक्स हैं सारी लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है आजकल, तो जो टेक्निक्स हैं वो भी क्या है, वो भी इसके अंदर आएगी। और थर्ड इसमें क्या आएगा, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है या जो शिक्षा शास्त्र को भी जो है हम पेडागोजी जिसको बोलते हैं, वो भी इसके अंदर आएगी। जो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, वो भी किसमें आएगी, कार्यपरक कारकों के अंदर आएगी। और उसके बाद सेकंड हम इसमें बात करेंगे तो थे वैज्ञानिक कारक, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा भाषाई कारक। भाषाई कारक ये भी कार्यपरक कारकों के अंदर आएंगे। भाषाई कारक आ गए, जो भाषा के आधार पर जो हमारे सिस्टम को जो है या तो मजबूत करते हैं या कमजोर बनाते हैं, ऐसे कारकों को हम भाषाई कारक कहते हैं। फिर इसमें लास्ट आता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक, हम इसको पॉइंट्स दूसरा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा नंबर। तीसरा हमने कौन सा किया, पहला हमने वैज्ञानिक कारक किया, दूसरा हमने भाषाई कारक किया और तीसरा हम सांस्कृतिक कारक को उसमें शामिल करेंगे। सांस्कृतिक की किसी भी देश की जो संस्कृति है वो भी जो है वो किसी भी राष्ट्र की जो सिस्टम है उसको प्रभावित करती है। तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक कारक। ये तो मेनली हो गए हमारे कार्यपरक कारक। अब एक थर्ड इसमें बच गया हमारा मिश्रित कारक। तो मिश्रित कारक में कौन कौन से कारक आएंगे? मिश्रित कारक में ये सभी कारक जो मिल करके जो है वो मिश्रित कारक के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जिसमें से हमारे सामाजिक कारक आ गए फर्स्ट नंबर पे, सामाजिक कारक। दूसरा हमारा हो गया सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक को जब हमने यहाँ पे कैटेगरी में रखा है, कैटेगरी नंबर 3 में, मैं इसको नेक्स्ट लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ मैं आपको। संरचनात्मक कार्यों में आपका मानवीय कारक, दार्शनिक कारक, ऐतिहासिक कारक, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक और पारिस्थितिक कारक, ठीक है। अब हम थर्ड उसकी जो मेन बात कर रहे हैं वो है हमारा मिश्रित। मिश्रित के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हमने लेने हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मिश्रित कारक में क्या आएगा स्टूडेंट्स की जो कारक संरचना को भी प्रभावित करते हैं और जो हमारे जो कार्य है उसको भी प्रभावित करते हैं, और जब वो सारे मिल जाते हैं आपस के अंदर तो हम उसको मिश्रित कारक नाम दे लेते हैं। जिसमें पहला हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा मिश्रित कारकों में? मिश्रित कारक। मिश्रित कारक, मिश्रित कारकों में पहला हमारा कारक आएगा इसमें सामाजिक कारक। जो समाज की व्यवस्था है किस प्रकार की है, सामाजिक कारक आ गया। दूसरा सांस्कृतिक कारक आ गया। सांस्कृतिक कारक ये हमने अलग अलग याद करने स्टूडेंट्स ताकि हमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, हमें पता लगना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और थर्ड इसमें क्या आ गया, ऐतिहासिक कारक। ये भी मिश्रित की श्रेणी में आएगा, ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें आता है भौगोलिक कारक, मानवीय कारक, भौगोलिक कारक। उसके बाद हमारा मानवीय कारक, मानवीय कारक ये भी जो है हमारे इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट हमारा आता है पारिस्थितिक कारक। पारिस्थितिक जो देश की परिस्थितियां हैं, पारिस्थितिक कारक ये भी जो है वो व्यवस्था को हमारे प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये मिश्रित कारक हो गए स्टूडेंट्स। तो मिश्रित कारक को अगर फिर से हम देखें तो मिश्रित कारक के अंदर हमारा आ गया सामाजिक कारक आ गया, सांस्कृतिक कारक आ गया, ऐतिहासिक कारक आ गया, भौगोलिक कारक आ गया, मानवीय कारक आ गया और पारिस्थितिक कारक आ गया।
ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये सभी जो हैं वो हमारी व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर हमने अच्छे से चलाना है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो इन चीज़ों का जो योगदान है इसको भुलाया नहीं जा सकता। इनको क्या है, हम अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस कर सकते हैं, और आम जो है जागरूकता के द्वारा क्या है हम इन चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे चाहे हमारी कल्चर है या भाषा है या किसी भी और मनोविज्ञान है, टेक्निक्स है, एजुकेशन है ना, इन चीज़ों का अगर हमें ज्ञान हो, इन चीज़ों का हम ध्यान रखें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो जो हम एजुकेशन के उद्देश्यों को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।